जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीजेपी महायुति में सीट बंटवारे के साथ साथ एक और विकल्प पर विचार कर रही है। महायुति में सीटों को लेकर तो थोड़ी खींचतान चली रही है, उम्मीदें बढ़ी हुई है। एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हों, उनकी सीटों को लेकर मांग बढ़ी हुई है। अब अमित शाह महाराष्ट्र आए थे 2 दिवसीय दौरे पर, इनको समझाकर भी गए, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करके भी गए और कुछ स्थितियों का जायजा लेकर भी गए हैं, क्योंकि बीजेपी में अब एक और विकल्प पर विचार हो रहा है। राज्य स्तर पर भी, केंद्रीय स्तर पर भी एक टीम इस विकल्प पर सोच रही है और वो है अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प। क्योंकि अमित शाह ने इन 2 दिवसीय दौरे में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे से तो मुलाकात की ही, महायुति के गठबंधन से मुलाकात की, लेकिन साथ ही अपने प्रदेश प्रभारी से, प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की और बीजेपी के राज्य स्तर के नेताओं से भी मुलाकात की और जायजा लेने की कोशिश की कि इस वक्त महायुति के लिए हालात कैसे हैं और सिर्फ बीजेपी के लिए हालात कैसे हैं। और बीजेपी अगर, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और अभी कुछ वक्त है चुनाव होने में, अभी अक्टूबर का पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो बीजेपी अगर अकेले लड़ना चाहे तो उसके लिए क्या स्थितियां बनेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार अकेले चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में पहले भी 2014 में बीजेपी अकेले मैदान में उतरी थी और सबसे ज्यादा, कह सकते हैं अब तक की सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। बीजेपी महायुति के साथ चुनाव लड़ना तो चाहती है, क्योंकि बनाया हुआ गठबंधन तो बीजेपी का ही है, लेकिन जो अभी के हालात बन रहे हैं, जिसमें सीटों के लिए मांगे हो रही हैं, क्रेडिट खाने की कोशिश हो रही है और शिवसेना और एनसीपी दोनों के नेता अलग अलग राह पकड़कर चल रहे हैं, उससे बीजेपी को ये संदेह है कि आने वाले वक्त में कहीं ये जो लड़ाई है ये बीजेपी का ही नुकसान न कर दे। क्योंकि इसमें अजीत पवार जैसे वो खराब परफॉर्मेंस अपने लोकसभा में एक सीट जीतने के बावजूद भी बार बार अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं कि मुझे तो 70-80 सीटें चाहिए ही चाहिए। अब एकनाथ शिंदे के साथ तो बीजेपी की बॉन्डिंग अच्छी है, उनके साथ संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उन्हें अजीत पवार से कम सीटें मिले। तो अजीत पवार 80 सीटों की मांग करते हैं तो एकनाथ शिंदे 100 सीटों की मांग कर देते हैं। अब 288 की विधानसभा में अगर 180 सीटें इन्हें ही मिल जाएंगी तो बीजेपी के पास क्या बचेगा? क्या बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और इनको शांत करने के लिए ही अमित शाह ने कल बैठक में इनके साथ बैठकें की, इनको समझाया और एक तरह से चेतावनी भी दी कि आने वाले वक्त में अगर आप लोग मिलजुल कर नहीं रहे और जिस तरह से योजनाओं को लेकर एकनाथ शिंदे के अलग पोस्टर, अजीत पवार के अलग पोस्टर लग रहे हैं, फिर देखा देखी में देवेंद्र फडणवीस के भी पोस्टर लग जा रहे हैं और एक योजना का क्रेडिट सरकार को मिलने की बजाय अलग अलग मिल रहा है, तो इसलिए अमित शाह ने इन सबको चेतावनी दी है कि आप अगर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो एक साथ दिखिए भी। आप महाविकास आघाड़ी की तरह अलग अलग नहीं दिख सकते, तो फिर अलग क्या दिखेगा आप में? तो इसीलिए आप एकजुट मिलकर रहिए और सरकार की योजना सरकार की है, महायुति को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। और जहां तक सीटों की बात है तो उसमें सम्मानजनक रास्ता तो अपनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी अपना नुकसान नहीं करेगी। जो अमित शाह की अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक हुई और अब केंद्र, यहाँ से बैठक यहाँ केंद्र में दिल्ली में होगी, तो ये चीजें तय हैं, ये चीजें तय की गई है कि बीजेपी नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि पिछली बार बीजेपी 166 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसके हिस्से आई थी, चुनाव लड़ा था 152 सीटों पर, बची हुई सीटें अपने हिस्से में से कई छोटे दलों को दी थी। और उसके बाद 124 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी 105 सीटें जीती थी और उद्धव ठाकरे 56 सीटें जीते थे। अब बीजेपी अगर इस बार 150 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ती है तो वो ज्यादा सीटें जीतेगी कैसे? ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी तो फिर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी कैसे कर पाएगी? फिर तो वो छोटी पार्टी बनकर रह जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने तय किया है, चाहे कोई भी स्थिति बने, वो 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही, ये तय करके रखा हुआ है। इसीलिए अजीत पवार को 50 सीटें देने की बात हो रही है और एकनाथ शिंदे को 60 से 70 सीटें की देने की बात हो रही है। फिर उसमें जो बच जाएंगी वो सीटें दी जाएंगी गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को। और कम से कम बीजेपी ने तय कर रखा है कि अपने हिस्से में उसे कितनी सीटें चाहिए, भले ही एकनाथ शिंदे ही क्यों ना हो, संबंध अच्छा है, लेकिन इन संबंधों के आधार पर बीजेपी अपना नुकसान नहीं करेगी। सीटों के बंटवारे में सब अपने बारे में सोच रहे हैं तो बीजेपी को भी ये सोचना होगा।
और बीजेपी के सामने पुराने उदाहरण भी हैं, उन आंकड़ों पर भी गौर किया जा रहा है। अंतर जो इस तरह इसकी टीम बनी है, जो अकेले लड़ने पर भी विचार कर रही है, उस पुराने आंकड़ों को भी खंगाल रही है और आपके सामने भी ये पुराने आंकड़े रखते हैं जो दिखाएंगे कि बीजेपी ने जब अकेले चुनाव लड़ा है तो उसका सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा, और जब भी वो शिवसेना के साथ गठबंधन में रही है तो बीजेपी को कम सीटें मिली है, छोटी पार्टी बन गई है और उसे नुकसान ही हुआ है। साल 2009 से शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। बीजेपी 119 सीटों पर, शिवसेना 160 सीटों पर लड़ी। बीजेपी को 46 मिली, शिवसेना को 44 सीटें मिली। इसके बाद 2014 के चुनाव पर आते हैं। बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और बीजेपी को 122 सीटें मिली और शिवसेना को 63 सीटें मिली। इसके बाद 2019 में बीजेपी ने फिर से शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, तो इस बार बीजेपी को 105 सीटें मिली और शिवसेना को 56 सीटें मिली। तो आप देखेंगे कि बीजेपी ने जब अकेले चुनाव लड़ा 2014 में तो 122 सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई और बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। इससे पहले जब 2014 से पहले बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, लेकिन 2012 में बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ठाकरे को ये लगने लगा कि बीजेपी जो है उनकी बराबरी कर रही है शिवसेना की, या उससे बेहतर प्रदर्शन कर रही है और बड़े भाई बनने की कोशिश कर रही है। जैसे कि 2009 में जब बाला साहेब ठाकरे भी थे और बीजेपी शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था गठबंधन में, तब बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 46 सीटें लेकर आई थी, और शिवसेना 160 सीटों पर चुनाव लड़के 44 सीटें लेकर आई थी। और यहाँ से ये अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि बीजेपी कम सीटों पर लड़कर भी ज्यादा सीटें ला रही है, उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। वरना इससे पहले बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में ही रहती थी। जैसे 2004 के चुनाव में भी बीजेपी 111 सीटों पर लड़ी थी और शिवसेना 163 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन जब 2009 में और धीरे धीरे एहसास होना शुरू हुआ तो शिवसेना ने साथ छोड़ दिया, और 2014 में बीजेपी ने, क्योंकि वो बेहतर प्रदर्शन कर रही थी और सीटों की मांग की होगी, तो गठबंधन टूट गया। बीजेपी अकेले आई और बेहतर सीटें लेकर आई। उद्धव ठाकरे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। बाला साहेब के जाने के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने 2019 से फिर से गठबंधन किया और चुनाव जीतने के बाद मुकर गए और मुख्यमंत्री की मांग रख दी और फिर अलग होकर महाविकास आघाड़ी में चले गए। इसी से अब बीजेपी में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर हम तब अकेले लड़कर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 240 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, जिसमें बीजेपी के पास अच्छे उम्मीदवार हैं जहां फाइट दे सकती है, लेकिन वो सभी 240 सीटों पर नहीं लड़ सकती क्योंकि उसको गठबंधन में भी सीटें देनी है और इसीलिए उसे कॉम्प्रोमाइज करना है। तो आप कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कम से कम 160 सीटें तो चाहती ही है। और ये सिर्फ बात विधानसभा चुनाव की नहीं है, बल्कि आप बीएमसी के चुनाव के आंकड़े भी देखेंगे तो उसमें भी बीजेपी का प्रदर्शन, भले ही अब तक गठबंधन में ही चुनाव लड़ा है, क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद चुनाव नहीं हो पाया, इस साल 2024 में होना है, तो लेकिन जब भी गठबंधन में भी चुनाव लड़ा है तो बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। आप ये आंकड़े देखिए। 2012 के बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी, शिवसेना को 75 सीटें मिली थी, और बीएमसी के 2017 के चुनाव में बीजेपी को 82 सीटें मिली, शिवसेना को 84 सीटें मिली। अब बीजेपी एक ही चुनाव के अंतर में 31 से सीधे 82 सीटों पर पहुंच गई। शिवसेना 75 से 84 पर पहुंची, इतना बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ 9 सीटों का अंतर है, लेकिन बीजेपी के लिए ये दुगने से भी ज्यादा का अंतर है। तो बीएमसी में भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, उसका प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। तो ये भी ये इशारा करता है कि आपकी लोगों के बीच पहुंच बढ़ रही है, आपको लोग पसंद करते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, बीजेपी पुराने आंकड़ों को ध्यान में रखकर और मौजूदा स्थिति देखकर, क्योंकि बीजेपी के कोई ऐसा बड़ा उसकी छवि को नुकसान नहीं हुआ है, बीजेपी के पास भी एक सिंपैथी वोट है, क्योंकि शिवसेना ने एक तरह से धोखा दिया था। उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ था और मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ के महाविकास आघाड़ी का दामन थाम लिया और वहां जाके वो तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो एक तरह से हिंदुत्व को उद्धव ठाकरे ने ठेस पहुंचाई है, बीजेपी को भी नुकसान किया है। तो इसीलिए बीजेपी के साथ जो धोखा हुआ है उसको लेकर सहानुभूति का वोट भी है। पहली बार विधानसभा चुनाव आ रहा है, जो उनके समर्थक हैं वो भी ये दिखाना चाहेंगे
कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के अलग होने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, और इसके अलावा बीजेपी एक बड़ी पार्टी है वहां पर और लगातार मजबूत रही है और अच्छा प्रदर्शन करती रही है। तो इसलिए बीजेपी इन दूसरे विकल्पों पर, इस विकल्प पर भी विचार कर रही है कि अकेले चुनाव लड़ा जा सकता है। अब एकनाथ शिंदे जो है वो फिर अब आपके साथ आए थे, उनकी मर्जी है। देखिए, उन दोनों के सामने ये भी बोल दिया गया है कि आपकी मर्जी है, कि अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते करने होंगे। और अजीत पवार के जाने से तो बीजेपी में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, हो सकता है फायदा ही हो जाए, क्योंकि इंटरनल सर्वे में भी आया है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के वोट तो बीजेपी में फिर भी ट्रांसफर हुए हैं, कुछ फायदा मिला है, लेकिन अजीत पवार के वोट तो ट्रांसफर ही नहीं हुए। तो अजीत पवार के होने से कार्यकर्ताओं में भी नुकसान हो रहा है कि वो जो अजीत पवार की छवि रही है उसके कारण कार्यकर्ताओं को मुश्किलें आ रही है। तो इसीलिए बीजेपी अजीत पवार से तो कभी भी पल्ला झाड़ सकती है। अजीत पवार अगर और ज्यादा अड़ियल रुख अपनाएंगे तो बीजेपी उनसे पूरी तरह अलग हो सकती है। और रही बात एकनाथ शिंदे की, तो उनको भी समझना होगा, उनके संबंध अच्छे हैं, तो इसीलिए उनको समय भी दिया गया है, अभी मिले हैं। और अभी क्योंकि वक्त है थोड़ा और सीटों को लेकर अभी बात चल ही रही है, तो उनको वक्त दिया गया है कि आप भी समझौता करने की स्थिति में आइए, वरना बीजेपी मजबूर होगी अकेले चुनाव लड़ने के लिए। फिर एकनाथ शिंदे चाहे तो उद्धव ठाकरे से मिले या चाहे तो अकेले चुनाव लड़ ले। इसीलिए अमित शाह, इसीलिए वो दो दिन के दौरे पर आए थे और पार्टी वर्कर से मुलाकात भी की थी, क्योंकि यहाँ से कई खबरें निकल कर आ रही थी कि आपसी झगड़े तो चल ही रहे हैं, साथ में सीटों पर लेकर बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि दोनों आपस में तो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं और जो उसमें से कटौती होगी वो बीजेपी के में से होगी। तो इसीलिए अमित शाह यहाँ आए थे, अब जायजा लिया है। अगर महायुति में बात नहीं बनती है या फिर अड़ियल रुख ज्यादा अपनाया जाता है तो बीजेपी सारी कैलकुलेशन करने के बाद अकेले जाने का फैसला भी ले सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।